लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट को लेकर कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिस नियमों का हवाला देकर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, उससे वो चुनाव के दरमियान न तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, न ही अपने नेताओं को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं। एक तरह से उनके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी जैसा माहौल जानबूझकर सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पार्टी के पास पैसा नहीं होने से न तो पार्टी चुनाव में पंपलेट छपवा पा रही है, न ही विज्ञापन बुक करा रही है और न ही किसी अन्य कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की तरफ से उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाना एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। चुनावी चंदे को लेकर पहले ही सरकार की किरकिरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है। ऐसे में 2024 का चुनाव जैसे जैसे अपने चरण की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चुनावी चंदा और कांग्रेस के फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट का मुद्दा राजनीतिक तौर पर जोर पकड़ेगा। कैमरामैन संजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की है। संजय राउत ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में जन्मे थे और वहीं पे औरंगजेब का भी जन्म हुआ था। यही कारण है कि जो औरंगजेबी प्रवृत्ति है वो दिल्ली और गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संजय राउत ने जमकर हमला बोला। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री भी देंगे और जनता भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विपक्ष 104वीं बार हमारा और जनता दोनों का अपमान कर रहा है, जिसे जनता अब सहन नहीं करेगी। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की है। संजय राउत ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में जन्मे थे और वहीं पे औरंगजेब का भी जन्म हुआ था। यही कारण है कि जो औरंगजेबी प्रवृत्ति है वो दिल्ली और गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री भी देंगे और जनता भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विपक्ष 104वीं बार हमारा और जनता दोनों का अपमान कर रहा है, जिसे जनता अब सहन नहीं करेगी। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। गाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर उलझा पेच सुलझ नहीं रहा। इसी उलझे पेच को सुलझाने के लिए शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई, लेकिन 3 घंटे चले बैठक के बावजूद भी ये बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक के बाद नाना पटोले बाहर निकले और उन्होंने कहा कि अभी भी चर्चा का दौर जारी है। छोटे मित्र पक्ष है उनसे चर्चा चल रही है और करीब 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है सीट बंटवारे को लेकर सहमति पे। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के तीनों जो बड़े घटक दल है उनमें भी कुछ सीटों को लेकर असहमति है। इनमें सांगली की सीट, ईशान्य मुंबई और भिवंडी की सीट प्रमुख है। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। महाविकास आघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर उम्मीदवार की सूची हो, अब तक जारी नहीं की है। महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों को लेकर तनातनी अभी जारी है। सांगली की लोकसभा सीट कांग्रेस का कहना है कि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है और यहाँ पर वो शिवसेना यूबीटी को ये सीट नहीं देंगे। तो शिवसेना यूबीटी का कहना है कि कोल्हापुर की सीट पिछले बार शिवसेना ने जीती थी और कांग्रेस की मांग पर वो सीट अब हम कांग्रेस को छोड़ने को तैयार है। मुंबई की मांग करें तो मुंबई की उत्तर पूर्व सीट पे एनसीपी 2009 में जीती थी। अब एनसीपी के कार्यकर्ता उस सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने वहां से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भिवंडी सीट पर भी एनसीपी और कांग्रेस में खींचातानी चल रही है।
वहीं आज सुबह शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित पर सवाल पूछने को लेकर कहा कि वंचित अब भूतकाल है। जाहिर सी बात है, वंचित के बारे में ऐसा कहना ये साफ दर्शाता है कि महाविकास आघाड़ी में अब वंचित की एंट्री बैन कर दी गई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन भरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार उधमपुर से लोकसभा के सांसद रहे हैं और तीसरी बार भाजपा ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है, उन्हें लोकसभा की टिकट दी है। आज अपना नामांकन भरने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादे देश की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर के जनता के साथ किए थे, उन तमाम वादों को पूरा किया है और ये मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चौधरी लाल सिंह पहले कांग्रेस में थे, 2 बार वो सांसद रहे हैं और बीते कल चौधरी लाल सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चौधरी लाल सिंह जो है वो उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी सीधे तौर पर मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कठुआ। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव आने के साथ ही बाहुबलियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। जहां हर बाहुबली मैदान में उतरने को तैयार है, तो हर पार्टियों के दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं। पूर्व बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और गैंगस्टर अशोक महतो ने टिकट के लिए शादी रचा ली और वो आरजेडी से मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जबकि पूर्व में जेडीयू से 3 बार विधायक रहे बाहुबली मुन्ना शुक्ला एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसके लिए पार्टी भी बदल ली है। बताया जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी से वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं एक और बाहुबली राजन तिवारी जो फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन बेतिया की सीट से वो चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए आरजेडी से उनकी बात भी चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि वैशाली के बाद बेतिया या फिर वाल्मीकि नगर से राजन तिवारी मैदान में उतर सकते हैं आरजेडी के टिकट से। फिलहाल हर पार्टियों ने अपने दरवाजे इन बाहुबलियों के लिए खुले छोड़े हुए हैं और यही वजह है कि इन बाहुबलियों की सक्रियता भी इस चुनाव में काफ़ी बढ़ चढ़कर दिख रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज की लोकसभा सीट अब शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनावी गढ़ बन चुकी है। शिवराज सिंह चौहान इसी सीट से अब चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 20 साल पहले यहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये सीट शिवराज सिंह चौहान को दी थी, उस वक्त पहला चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने बतौर सांसद यहाँ से लड़ा था। ये मौका है, शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे हैं तो उनका स्वागत सत्कार करते हुए यहाँ बड़ी संख्या में न सिर्फ महिलाओं बल्कि कार्यकर्ताओं को और जो आम लोग उनको देख सकते हैं, फूल मालाओं से स्वागत। शिवराज सिंह चौहान 1991 में विदिशा सीट से बतौर सांसद यहाँ पर चुने गए थे पहली बार। इसके बाद लगातार 5 बार इसी विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बने और इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ सांसद रहे तब इसके बाद बतौर विधायक भी ये 6 बार के विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान और 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस कद के साथ ही अब एक बार फिर चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री जो रहे शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं। ये गंजबासुदा की तस्वीरें हैं और यहाँ तक का जो सफर किया है वो ट्रेन से किया है शिवराज सिंह चौहान ने। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, गंजबासुदा। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर दरार दिखने लगी है। अपना दल कमेरावादी ने प्रदेश में फूलपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव के वक्त भी पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर की थी और केवल एक उम्मीदवार को वोट किया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले सीटों की मांग को लेकर पल्लवी पटेल ने नाराजगी जाहिर कर दी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधायक हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और टीएमसी पार्टी अपने 42 उम्मीदवारों के नामों का घोषणा कर चुकी है। टीएमसी पार्टी के सभी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जुड़ चुके हैं, तो वही पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अब मैदान में आ चुके हैं और वो कोलकाता पहुंचने के बाद बहरमपुर के सीट से अपने प्रचार में जुड़ चुके हैं। यूसुफ पठान जिस तरह से क्रिकेट में उन्होंने पारी खेली है, अब राजनीति में नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। टीएमसी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस के जो लगातार
बहरमपुर की सीट से अधीर रंजन चौधरी सांसद है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं को टिकट यहाँ से देने वाली है। तो कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार मैदान में हैं। अब यूसुफ पठान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब ये देखना है कि यहाँ से किस उम्मीदवार की जीत होती है। फिलहाल यूसुफ पठान कोलकाता पहुंचे हैं और अब बहरमपुर जाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पोस्टर प्रोटेस्ट ने बढ़ाई वडोदरा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार की मुश्किलें, 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। वडोदरा से भाजपा ने जब से वहां की मौजूदा सांसद रंजन भट्ट को तीसरी बार लोकसभा की उम्मीदवारी दी है, तब से ही उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ज्योति पंड्या और केतन इनामदार के प्रकरण के बाद अब पोस्टर प्रोटेस्ट ने रंजन भट्ट की माथे की लकीरें और गहरी कर दी है। पिछले 2 दिनों में वडोदरा से कई जगह लगे हुए पोस्टर और उस पर लिखे हुए संदेश के जरिए रंजन भट्ट की उम्मीदवारी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इन पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। वहीं कुछ पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री को वडोदरा के विकास की कोई फिक्र नहीं है। इन पोस्टरों को लगाते हुए सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह छुपाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगा रही है। ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए वडोदरा की राह इतनी आसान नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अपनी पार्टी जाप को उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया है। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पहली नाराजगी उस वक्त देखी जा रही थी जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। उस वक्त मंच पर बिहार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह उस मंच पर दिखाई नहीं दिए और उसके बाद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अनिल शर्मा, उन्होंने कहा कि अब बिहार में कांग्रेस जो है वो बाहुबलियों के सहारे बैतरनी पार करेगी। निश्चित रूप से बिहार कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो पप्पू यादव के कांग्रेस में आने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तब वो मधेपुरा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पप्पू यादव ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस के तरफ से उन्हें टिकट मिलता है तो वो जीतकर कांग्रेस के झोली में अपनी सीट डालेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल कुशीनगर और पीलीभीत सीट से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। कुशीनगर से इंडिया गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य, तो पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस पे संशय अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस के सिंबल पर कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तकरार नहीं थम रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के चक्कर लगा रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी साफ कर दिया है कि उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में कांग्रेस दोनों के बीच मान मनोबल का काम कर रही है। कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से उम्मीदवार तो बना रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें समर्थन देंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। फिलहाल इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारी घोषित न होने से स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी दोनों ही अधर में लटके हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मुआवजे को लेकर बैठे किसानों के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। कल देर रात हुई लाठीचार्ज के इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने घरों में घुसकर महिलाओं को भी नहीं बख्शा और बिना महिला पुलिसकर्मी के इन महिलाओं के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज की गई है। हालांकि डीएम का कहना है कि जो किसान धरना बैठे थे उन्हें निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार नोटिस देने के बावजूद जब वो नहीं जा रहे थे तो पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद जो आंदोलनकारी किसान थे उन्होंने पुलिस पर हमला किया, फायरिंग की और पथराव किया, जिससे कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि पुलिस ने बिना समय मौका दिए हुए उन पर लाठीचार्ज किया है। घरों में घुसकर उनकी पिटाई की गई और 45 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहां पे घुसकर अंदर घुस महिलाओं को, पुरुषों को पीटा गया है और इस मामले में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। बक्सर से बबलू उपाध्याय और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण है कि शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर हो, बेशक इस समय किसानों का धरना भी चल रहा है और धरने को मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए अलग अलग स्थानों से किसानों को भेजा भी जा रहा है। और इसी के चलते ही अमृतसर से भी कल भारी संख्या में किसानों ने शंभू बॉर्डर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया
और वहीं पर क्योंकि अब पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल पककर लगभग तैयार हो चुकी है, तो उसकी साम संभाल के लिए अब किसानों को अपने खेतों की ओर जाना पड़ेगा। बेशक शुभकर्ण के जो अस्थि कलश हैं, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई थी, उसके अस्थि कलश हरियाणा में जगह जगह लेके भी जाए जा रहे हैं और कल हरियाणा में सिरसा में ही एक किसान महापंचायत होने वाली है। अब देखना होगा कि इस किसान आंदोलन का, महापंचायत का या किसानों के धरने का देश की राजनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल 24 मार्च को समाज के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी इस बैठक पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें होंगी। सूत्रों की माने तो आरक्षण के लिए शुरू की गई लड़ाई सरकार के खिलाफ है या नहीं, चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को उतारा जाए या नहीं, इस विषय पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद यह तय होगा कि मराठा समाज का रुख किस ओर है। गौरतलब है कि मराठा समाज की एकजुटता का लाभ जो है चुनाव में होगा या नहीं, इसको लेकर शरद पवार गुट बीड़ लोकसभा सीट पर जो है समीक्षा कर रहा है। और कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने मराठा नेता रहे दिवंगत विनायक मेटे की पत्नी से भी मुलाकात की थी। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। एक ही नंबर की 2 गाड़ियां, वो भी भारत सरकार के मंत्रालय में। ये खबर जैसे ही लुटियन जोन में बाहर आई, पुलिस ने आनन फानन में पहुंचकर दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया। दरअसल 18 मार्च को पुलिस को एक सूचना मिली कि लुटियन जोन में 2 गाड़ियां खड़ी हैं जिनके नंबर जो है वो सेम है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को सीज किया। और जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि ये जो गाड़ी में नंबर था वो नंबर फरीदाबाद के एक निवासी के नाम पर रजिस्टर है। इसका दूसरा घर दिल्ली के मालवीय नगर में है और उसने दोनों ही गाड़ियों को भारत सरकार के मंत्रालय के अलग अलग विभाग में अटैच करवाया हुआ था। और जबकि जो नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था वो कमर्शियल गाड़ी का नंबर था, जिसे प्राइवेट के तौर पर भी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मामला जैसे ही संज्ञान में आया, पुलिस ने फौरन ही इस पर एक्शन लिया है और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया है। और इसके बाद अब मंत्रालयों में जितनी भी गाड़ियां बाहर से अटैच की गई हैं उन सभी की जांच भी की जा रही है इस मामले में, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और केंद्र सरकार के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा पुलिस इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। कैमरामैन रफीक के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले में दूसरा आरोपी फरार, जो 25,000 का इनामी था, जावेद, वो गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक बदायूं में हत्याकांड के बाद जावेद दिल्ली भाग गया था। दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन देर रात सैटेलाइट बस स्टैंड स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद के पकड़े जाने के दौरान एक वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है। वहीं बदायूं एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि जनपदीय पुलिस उसे बदायूं में लाकर पूछताछ कर रही है। रेप पार्टी और सांपों की जहर तस्करी के मामले में फंसे एल्विस यादव अभी भी फिलहाल जेल में बंद है। दरअसल एल्विस यादव की जमानत पर सुनवाई कल होनी है। नोएडा पुलिस ने एक धारा में अमेंडमेंट कर दूसरी धारा इस पूरे मामले में लगा दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो कल होगी। वहीं नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव के 2 करीबी लोगों को कल गिरफ्तार किया है। साथ ही नोएडा पुलिस वीडियो और फैक्ट के आधार पर लोगों को चिन्हित कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। फिलहाल नोएडा पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि इस जहर कांड की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो एल्विस यादव है और उसके साथियों की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 ग्रेटर नोएडा। पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी रमज़ान के महीने के दौरान मुस्लिम लोगों का सबसे पसंदीदा खाना खजूर ही रहता है। यहाँ पूरा दिन का रोज़ा रखने के बाद मुस्लिम लोग इफ्तारी की शुरुआत इसी खजूर से करते हैं और कश्मीर घाटी में पिछले कुछ वर्षों से खजूर का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पिछले वर्ष खजूर का कारोबार कश्मीर घाटी में रमज़ान के महीने के दौरान 100 करोड़ तक पहुंचा था।
इस वर्ष भी लगातार हर रोज यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर खजूर का कारोबार 3 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है। और ऐसे में यहाँ खजूर का कारोबार करने वाले लोगों का मानना है कि इस वर्ष कश्मीर घाटी में खजूर के कारोबार में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। और लोग जो खजूर का कारोबार करने वाले हैं वो इसको लेकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और जो लोग कश्मीर घाटी के अंदर खजूर का सेवन करते हैं वो भी इसके फायदे गिनाते नहीं थकते। कैमरामैन मुजुम्मर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।